अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो यूनिट 13 है पोइम इंग्लिश की, उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे इसका सब कुछ, इसकी एक्सरसाइज वगैरह, रीडिंग। और बहुत प्यारी पोइम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, विलियम शेक्सपियर द किंग आप इसको बोल सकते हैं। अबाउट द ऑथर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले रीड आउट करते हैं। विलियम शेक्सपियर जो थे 26 अप्रैल 1564 से उनका ना 23 अप्रैल 1616 तक ये उनका टाइम पीरियड है ज़िंदगी का। वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, और उसके बाद पोइट एंड एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। He is often called England's national poet and the Bard of Avon। तो ये जो हैं ड्रामा निगार, शायर, अदाकार थे जिन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान के सबसे बड़े मुसन्निफ़ और दुनिया के सबसे अजीम ड्रामा निगार के तौर पे तस्लीम किया जाता है। इन्हें अक्सर इंग्लैंड का कौमी शायर और एवन का बॉर्ड कहा जाता है इनको। His extant works consist of some 39 plays। उनकी बाकी मानदा जो तसनीफ़ हैं उनमें 39 जो हैं वो प्लेज़ हैं, 154 सोनेट्स और 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स, 2 जो तवील लंबी जो हैं पोइम्स हैं। उसके बाद अ फ्यू अदर वर्सेस और चंद दीगर अशार, ये इनकी तसनीफ़ है। तो हिज प्लेज़ have been translated into every major living language, are performed more often than those of any other playwright। They also continue to be studied and reinterpreted। तो इनकी जो बाकी मानदा तसनीफ़ हैं जिसमें ये इन्होंने नंबरिंग बताई हुई है, इसके अलावा इनके ड्रामे जो थे हर बड़ी मौजूदा ज़बान जो अभी तक है ना, मेजर जो लैंग्वेजेस, उसमें तर्जमा हो चुके हैं और दुनिया के किसी भी दूसरे ड्रामा निगार की निस्बत ज़्यादा पेश किए जाते हैं और आज भी ज़ेर मताला है और इनकी नई ताबीरें वगैरह पेश की जाती हैं। तो पोइम की तरफ मूव करते हैं। उसका जो पहला स्टैंजा है, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड, चलो चलो तुम सर्दियों की हवा दो, आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम इतने बेरहम नहीं हो। एज मैंस इनग्रैटिट्यूड, जितनी इंसान की नाशुक्री है। द टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत इतने तेज़ नहीं हैं। बिकॉज दो आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम नज़र नहीं आती। आल्दो द ब्रेथ बी रूड, अगरचे तुम्हारा चलना तकलीफ देह है। इसकी जो पैराफ्रेजिंग है, द विंटर विंड कंटिन्यूज टू ब्लो, सर्दियों की हवा मुसलसल चल रही है। बट इट इज़ नॉट एज क्रूल एज पीपल हु आर अनग्रेटफुल, लेकिन ये उन लोगों की तरह जालिम नहीं जो नाशुक्री करते हैं ना। और even though the winds chill can be harsh and its gusts are strong, it is not as cutting as the pain caused by someone's ingratitude। अगरचे हवा की ठंडक सख्त हो सकती है, इसके झोंके मजबूत होते हैं, लेकिन ये किसी की नाशुक्री की वजह से पैदा होने वाली दर्द जितने शदीद नहीं होते। It is because the wind is just a natural force and not visible like the hurtful actions of people। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा सिर्फ एक कुदरती क़ुव्वत है और लोगों की तकलीफ दे अमाल की तरह नज़र नहीं आती है। स्टेंजा 2 जो है थोड़ा लॉन्ग है ये स्टेंजा। फ्रीज फ्रीज दो बिटर स्काई, मुंजमद कर दो यानी जमा दो ना, ए बेरहम आसमां। दैट डज नॉट बाइट सोनी, जितना के फ़ायदा उठाकर भूल जो इतना अंदर से नहीं काटता ना। एज बेनिफिट्स फॉरगॉट, जितना कि फ़ायदा उठाकर भूल जाना। दो टोन द वाटर्स रैप, अगर तुम पानियों को बदलती हो। द स्टिंग इज़ नॉट सो शार्प, फिर भी तुम्हारी जो चुभन है वो इतनी तेज़ नहीं है। स्टिंग वैसे डंग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी चुभन को बोल सकते हैं। एज अ फ्रेंड रिमेंबर नॉट, जैसे उस दोस्त की तरह जो याद नहीं करता। हे हो सिंग हे हो unto the green holly, हे हो ये गाने की मतलब आवाज़ में,
सबज होली की तरफ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीलिंग मोस्ट लविंग मैरी फॉली। जो ज़्यादातर जो दोस्ती है दिखावा है, ज़्यादातर मोहब्बत जो है वो हमाकत है। देन हे हो द होली। फिर होली जैसे ये एक फेस्टिवल है, तो दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार है। पैराफ्रेजिंग जो है इसकी, द सोनेट टास्क, ये एक सोनेट है। तो सोनेट जो है 14 लाइन की पोइम जिसको आयम्बिक पैटर्न पैरामीटर्स में लिखा जाता है और उसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम यूज़ की जाती है। ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है ना, ये जो सोनेट है, जिसका मतलब छोटा सॉन्ग या लिटिल सॉन्ग होता है। और इसमें जो लिखा है ना पैराफ्रेजिंग इसकी, द सोनेट टॉक्स टू द कोल्ड। सोनेट जो है वो सर्दी से बात कर रहा है, टू हार्श स्काई टेलिंग इट टू कीप फ्रीजिंग एवरीथिंग विद इट्स कोल्डनेस। बेरहम आसमां से खिताब करता है, ऐसे कहता है कि अपनी सर्दी से सबको मुंजमद करना जारी रखे। But it explains that the coldness of sky is not as painful as the hurt from forgotten favors and ignored kindness. ये लेकिन ये बताता है ना कि इसकी ठंडक भूले हुए एहसानात और नज़रअंदाज की गई मेहरबानी के दर्द जितनी तकलीफदेह नहीं है। Even though the sky freezes the waters, its sting is not as deep as the pain of being forgotten by a friend. तो हालांकि आसमान पानियों को जमा देता है, लेकिन इसकी चुभन इतनी शदीद नहीं होती जितनी एक दोस्त की जो दोस्त के भूल जाने का जो दर्द है। द थीम ऑफ द सोनेट चेंजेस एज इट sings a joyful song to the green holly. It says that most friendships are insincere and most love is foolish. तो सोनेट का जो मौजू बदलता है ना, अब सब्ज़ होली का खुशी का गाना गाता है वो, तो ये बताता है कि ज़्यादातर दोस्तियाँ बेखलास और ज़्यादातर मोहब्बत फुलिश यानी बेवकूफ़ी होती है। डिस्पाइट दीज स्क्रास्टिक थाट्स, द सोनेट एडवाइजेज enjoying life fully and suggest that life is most enjoyable when we accept the superficial nature of relationships and enjoy life's simple pleasures. इन तंजिया ख्यालात के बावजूद सोनेट ज़िंदगी भर पुरलुत्फ़ उठाने का मशवरा देता है और तजवीज़ करता है कि ज़िंदगी को उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशगवार होती है जब ताल्लुकात को ना सतही नोयत को कबूल कर लिया जाए, यानी ये जो सुपरफिशियल होते हैं ना रिलेशनशिप्स, और ज़िंदगी के सादा खुशियों का लुत्फ़ उठाया जाए। इसके बाद समरी की तरफ मूव करते हैं। The sonnet Blow Blow the Winter Wind by William Shakespeare compares the harshness of winter weather with the much more painful deceit and ingratitude of people. सोनेट चलो चलो तुम सर्दियों की हवा विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 14 लाइंस की ये पोइम होती है सोनेट जो है, और इसमें सर्दियों के मौसम की सख्ती का मुवाजना इंसानी नाशुक्री और फरामोश कर दी गई दोस्तियों से किया गया है। द वॉन्ट्स फ्रॉम ह्यूमन ingratitude and forgotten friendships are far more painful than the severity of winter weather. इंसानी नाशुक्री और फरामोश कर दी गई दोस्तियों का जख्म सर्दियों के मौसम की सख्ती से कहीं ज़्यादा तकलीफदेह होता है। The poem begins by addressing the winter wind, stating that it is not as cruel as human ingratitude even though the chill of the wind feels very harsh. नज़म का जो आगाज़ है सर्दियों की हवा से मुखातिब होकर होता है, तो शायर कहते हैं कि वो इतनी बेरहम नहीं जितनी इंसान की नाशुक्री, अगरचे सर्द हवा की चुभन बहुत सख्त महसूस होती है। In the second part, the poet speaks to the bitter sky, saying that its effect of freezing waters is less painful than the sting of being forgotten by friends. दूसरे हिस्से में शायर जो है तल्ख आसमान से खिताब करता है, वो कहता है कि इनका पानियों को जमाने का असर भी दोस्तों के भूल जाने की चुभन से कम तकलीफदेह है। The sonnet ends on a seemingly cheerful note, praising the green holly, a symbol of Christmas and
festivity, and starting that life is most enjoyable when one accepts that most friendships are superficial and most love is foolish. सोनेट जो है वो खुशगवार एहसास पर ख़त्म होता है। सब्ज़ होली जो क्रिसमस और त्यौहार की अलामत है की तारीफ़ करता है और कहता है कि ज़िंदगी तब सबसे ज़्यादा खुशगवार होती है जब इस हकीकत को कबूल कर लिया जाए कि ज़्यादातर दोस्तियाँ सतही और ज़्यादातर मोहब्बत बेवकूफ़ी होती है। The sonnet presents a cynical view of human relationship, suggesting that the harshness of nature is mild compared to the pain caused by disloyal friends. Sonnet इंसानी तल्लुकात के बारे में एक मायूस कुन नज़रिया पेश करता है। ये समझाता है कि फितरत की सख्ती बेवफा दोस्तों की वजह से पैदा होने वाले दर्द के मुकाबले में बहुत कम होती है। थीम और जो सेंट्रल आइडिया इस पोइम का, Shakespeare's sonnet Blow Blow Thou Winter Wind is that nature's harshness is far less than the emotional pain caused by human ingratitude and the betrayal of friends. विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है चलो चलो सर्दियों की हवा का बुनियादी मौजू ये ख्याल है कि फितरत की कुदरती बेरहमी इंसानी नाशुक्री और दोस्तों की बेवफाई से पैदा होने वाले जज्बाती दर्द से कहीं कम होती है। The sonnet suggests that the pain from forgotten kindness and unreciprocated love is much deeper and more painful than any physical discomfort. सोनेट ये तजवीज़ करता है कि भूली हुई मेहरबानी और बेसूद मोहब्बत का दर्द किसी भी जिस्मानी तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा गहरा और तकलीफ़देह होता है। The sonnet concludes with irony. It stresses that life is most enjoyable when one accepts that human love and friendships are often superficial or insincere. सोनेट का जो एहतजाजिया इख्तिताम है ना, कंक्लूडनेस, इस बात को मज़ीद उजागर करता है कि ज़िंदगी तब सबसे ज़्यादा खुशगवार होती है जब ये तस्लीम कर लिया जाए कि इंसानी मोहब्बत और दोस्ती बहुत हद तक सतही या बेअखलास होती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कुछ जो इस पॉइंट से रिलेटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन 1 जो है, हाउ डज द पोइम्स use of contrasting imagery contribute to its exploration of human relationships and nature. निस्म में जो मुतवज़ाद इमेजरी जो कंट्रास्ट तस्वीरें जो हैं उनका इस्तेमाल इंसानी रिश्तों और फितरत की खोज में किस तरह मुआवन है, तो इसका आंसर है द पोइम कंट्रास्ट द हार्शनेस ऑफ विंटर विद द ब्यूटी ऑफ ग्रीन हॉली हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये निज़म सर्दियों की सख्ती को ग्रीन हॉली की खूबसूरती से मुतसादिम करती है, इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को उजागर करती है। दिस कॉन्ट्रास्ट emphasizes that the while nature harshness is temporary, human heart can be lasting. The imagery serves to underscore the speaker's emotional pain. यहाँ पे ये तज़ाद जो है, ये कॉन्ट्रास्ट इस बात पर जोर देता है कि जबकि फितरत की सख्ती आर्जी होती है लेकिन इंसानी चोट जो होती है वो देर पा हो सकती हैं, तो इसकी जो मंजर कशी बोलने वाले के जज्बाती दर्द को उजागर करती है। क्वेश्चन 2 जो है, व्हाट डज द पोइम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव। नज़म दोस्ती और मोहब्बत की नौइयत के बारे में क्या तजवीज़ करती है। द पोइम सजेस्ट दैट मैनी फ्रेंडशिप्स आर सुपरफिशियल एंड लविंग वर्ड्स आर ऑफन एम्पटी, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, मोस्ट लविंग मैरी फॉली। और नज़म से पता चलता है कि बहुत सी दोस्तियाँ सतही होती हैं, मोहब्बत भरे अल्फाज अक्सर खाली होते हैं, ज़्यादातर दोस्ती झूठी है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत महज हमाकत ही हो सकती है ना। तो दिस हाईलाइट्स द डिफ़िकल्टी ऑफ फाइंडिंग जेन्युइन कनेक्शंस एंड द पेन काज्ड बाय इनसिंसियर रिलेशनशिप्स। ये हकीकी कनेक्शन तलाश करने की दुश्वारी और गैर मुखलिस ताल्लुकात की वजह से होने वाले दर्द को नुमायाँ करता है। क्वेश्चन 3 जो है, how does the speaker's use of personification affect the reader's perception of nature। स्पीकर की शख्सियत का इस्तेमाल जो है वो फितरत के बारे में कारी के तसव्वुर को कैसे मुतासिर करता है। इसका जो आंसर है, द स्पीकर्स personification of the winter wind, blow blow though winter wind, and frozen sky, freeze freeze though bitter sky, creates a sense of agency and intensity, emphasizing nature's power. This personification also serves
to contrast nature's harshness with human ingratitude. तो ये जो मौसम सरमा की हवा है ना, ब्लो ब्लो, तो मौसम सरमा की हवा और मुंजमद आसमां जो है, फ्रीज फ्रीज यू बेटर स्काई, कि स्पीकर की शख्सियत फितरत की ताकत पर जोर देते हुए ना उसकी शिद्दत का एहसास पैदा कर दिया कि ये शख्सियत फितरत की सख्ती को इंसानी नाशुक्री से मुतसादम करने का काम भी करती है। और क्वेश्चन 4 जो है, व्हाट रोल डज द ग्रीन हॉली प्ले इन द पोइम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ होप एंड रिजिलियंस। इसमें जो नज़म की खोज में ना ग्रीन हॉली क्या किरदार अदा करती है, उम्मीद और जो रिजिलियंस यानी लचक, डिफॉर्मेशन। आंसर जो है इसका, द ग्रीन हॉली सिम्बलाइजेज होप एंड जॉय amidst adversity, serving as a reminder to find beauty and positivity even in harsh conditions. Its presence underscores the speaker's resilience and ability to cope with life's challenges. ये जो ग्रीन होली मुश्किलात के दरमियान उम्मीद और खुशी की अलामत है, सख्त हालात में भी खूबसूरती और मुस्बियत तलाश करने की याद दहानी के तौर पे काम करती है। इसकी मौजूदगी स्पीकर की लचक यानी वो जो है ना उसकी रेजिलियंस और ज़िंदगी के चैलेंजों से निपटने की सलाहियत को वाज़े करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द पॉइंट स्ट्रक्चर एंड रेपिटेशन कंट्रीब्यूट टू इट्स इमोशनल इम्पैक्ट। नज़म की साख्त और तकरार इसके जज्बाती असरात में किस तरह मुआवन है। इसके जो आंसर, द पोइम्स रेपिटेशन ऑफ हे हो एंड ब्लो ब्लो creates a sense of rhythm and refrain emphasizing the speaker's emotional state. तो नज़म की तकरार जो है ना, हे हो और ब्लो ब्लो, बोलने के जज्बाती हालात पर जोर देते हुए इसकी जो रिदम है ना और रिफ्रेन उसका एहसास पैदा करता है। तो द स्ट्रक्चर विद द इट्स अल्टरनेटिंग स्टेंजाज सर्व्स द कंट्रास्ट द हार्शनेस ऑफ विंटर विद द ब्यूटी ऑफ द ग्रीन हॉली। ये जो स्ट्रक्चर है, ढांचा अपने बदलते हुए जो बंदों के साथ, यानी वो स्टेप टू स्टेप वो जो शेर है, सर्दियों की सख्ती को ग्रीन होली की खूबसूरती से मुतसादिम करता है। क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। नज़म फितरत और इंसानी जज्बात के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में क्या तजवीज़ करती है। तो इसका जो आंसर है, द पोएम सजेस्ट दैट नेचर्स हार्शनेस can be less damaging than human emotional pain. The speaker finds solace in nature's beauty, highlighting the interconnectedness of human emotions and the natural world. नज़म बताती है कि फितरत की सख्ती इंसानी जज्बाती जो दर्द से कम नुकसानदेह हो सकती है। मुकर्रर जो है ना को फितरत की खूबसूरती में सुकून मिलता है जो इंसान जज्बात और कुदरती दुनिया के बाहमी रब्त को उजागर करता है। क्वेश्चन 7 जो है, हाउ डज द पोइम्स यूज ऑफ आर्किज़म्स कंट्रीब्यूट टू इट्स टोन एंड एटमॉस्फेयर। नज़म में आसार का इस्तेमाल इसके लहजे और माहौल में क्या किरदार अदा करता है। द पोइम्स आर्किज़म डो और ऑन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड antiquity, contributing to its melancholic and reflective tone. This language also serves to distance the speaker from their emotions. ये जो आसार है ना इसमें, डो और ऑनटो वगैरह, तो रस्मियत और कदीमी का एहसास पैदा करते हैं जो उसके उदास और अक्कास लहजे में हिस्सा डालते हैं। ये ज़ुबान बोलने वाले को इनके जज्बात से दूर करने का काम भी करती है। क्वेश्चन 8 जो है, व्हाट डज द पोइम imply about the consequences of human ingratitude। नज़म इंसानी नाशुक्री के नताज के बारे में क्या इशारा करती है। तो इसका आंसर जो है, द पोइम implies that human ingratitude can cause lasting emotional pain surpassing the harshness of nature. Forgotten kindness can lead to the feeling of isolation and despair। नज़म का मतलब यह है कि इंसानी नाशुक्री फितरत की सख्ती से बढ़कर देरपा जज्बाती दर्द का बायस बन सकती है। भूली हुई मेहरबानी तन्हाई और मायूसी के जज्बात का बायस बन सकती है। जो क्वेश्चन 9 है, हाउ डज द पोइम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स रिलेट टू इट्स थीम ऑफ होप एंड रिजिलियंस। सतही रिश्तों की नज़म की खोज का इसकी उम्मीद और लचक के मौज़ूआत से क्या ताल्लुक़ है। इसके जो आंसर है, द पोइम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स highlight the difficulty of finding genuine connections. However, the speaker's resilience and ability to find hope in nature's beauties serve as a counterpoint, emphasizing the importance of perseverance.
جو سطحی رشتوں کی نظم کی کھوج حقیقی روابط تلاش کرنے کی دشواری کو اجاگر کرتی ہے، تاہم مقرر کی لچک اور فطرت کی خوبصورتی میں امید تلاش کرنے کی جو صلاحیت ثابت قدمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک جوابی نقطہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ کوسچن 10 جو ہے What does the poem suggest about the human condition and how does it relate to reader's experience؟ نظم انسانی حالات کے بارے میں کیا تجویز کرتی ہے اور اس کا قاری جو ریڈر ہے اس کے تجربے سے کیا تعلق ہے؟ The poem suggests that the human relationship can be complex and painful but also that the hope and resilience can be found in the nature's beauty۔ نظم بتاتی ہے کہ انسانی رشتے پیچیدہ اور تکلیف دہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی فطرت کے حسن پر میں امید اور لچک پائی جا سکتی ہے۔ This universal theme relates to the reader's experience, inviting reflection on their own relationships and emotional struggle۔ یہ افاقی یعنی یونیورسل تھیم جو ریڈر ہے اس کے تجربے سے متعلق ہے، ان کے اپنے تعلقات اور جذباتی جدوجہد پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ پری ریڈنگ کے یہ جو کوسچنز ہیں اس میں ریلیٹ اینی انسیڈنٹ وین سم ون گاٹ فرسٹ بائٹ پلئنگ ان سنو، کوئی واقعہ بیان کرنا ہے جس میں کسی برف میں کھیلتے ہوئے نا ٹھنڈ لگ گئی ہے فرسٹ بائٹ، تو اس پہ آپ کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک لکھا گیا نا۔ اس کا آنسر جو ہے I remember a time when my friend Gauri got frost bite on her toes while playing in the snow for hours during our school's winter trip۔ مجھے ایک وقت یاد ہے جب میری دوست گوہری کو ہمارے اسکول کے موسم سرما کے سفر کے دوران گھنٹوں برف پر کھیلتے ہوئے نا تو وہ انگلیوں میں ٹھنڈ لگ گئی تھی نا۔ She didn't wear warm enough boots and her toes turned blue and numb۔ تو وہاں پہ اس نے کافی جو گرم جوتے نہیں پہن رکھے تھے، اس کی انگلیاں نیلی اور بے حس ہو گئی تھیں، اور luckily our teacher noticed and helped her get medical attention۔ Gauri learned a valuable lesson about dressing warmly in extremely cold۔ تو یہاں پہ خوش قسمتی سے وہ جو ٹیچر تھے ہمارے انہوں نے دیکھا اور اسے طبی امداد دلانے میں مدد کی۔ گوہری نے شدید سردی میں گرم لباس پہننے کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا۔ نیکسٹ جو ہے گیس what the poem is about from its title، تو گیس کرنا ہے اس کے ٹائٹل سے کہ پوئم کس چیز کے بارے میں ہے۔ اس کے آنسر میں لکھ سکتے ہیں based on the title blow blow the winter wind I expect the poem to be about the harshness of winter۔ اس کے عنوان کو دیکھ کے نا تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ نظم سردیوں کی سختی کے بارے میں ہوگی۔ possibly exploring themes of resilience، ممکنہ طور پر اس موسم کے دوران جو ریزیلینس ہوگی نا تو ڈیفارمیشن یا لچک وغیرہ، تو نیچرز پاور اور دا اسپیکرز ایموشنل اسٹیٹ ڈیورنگ دس سیزن، جیسے فطرت کی طاقت یا مقرر کی جذباتی کیفیت کے موضوعات کو تلاش کرتی ہو۔ وائل ریڈنگ جو کوسچن ہے انالائز دا کانٹینٹ آف پوئم فوکسنگ آن دا ٹائٹل، عنوان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نظم کے مواد کا تجزیہ کرنا ہے۔ تو the poem's title blow blow though winter wind suggests a focus on the harsh winter weather۔ تو نظم کا جو عنوان ہے یہ سردیوں کی آواز سخت سردیوں کے موسم پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز کرتا ہے۔ However, the poem's content reveals a deeper exploration of human relationships, ingratitude and the speaker's emotional pain۔ تاہم نظم کا جو مواد ہے انسانی رشتوں، ناشکری اور مقرر کی جذباتی درد کی گہری کھوج کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں نیکسٹ جو ہے پونڈر اوور امیجز اینڈ سمبلز یوزڈ ان دا پوئم، تو اس میں جو استعمال ہونے والی تصویریں اور علامتیں ان پر غور کرنا ہے۔ یہاں پہ نظم ہے نا دا پوئم امپلائز ویوڈ امیجز، اس میں واضح تصویریں ہیں، اینڈ سمبلز اور علامتیں استعمال کی گئی ہیں، جیسے ونٹر وینڈ ریپریزینٹ ہارش ایکسٹرنل کنڈیشنز، جیسے سخت بیرونی حالات کی نمائندگی کرتی ہے نا موسم سرما کی ہوا۔ گرین ہولی سمبلائزز ہوپ رینیول اینڈ جوائے ایمڈسٹ ایڈورسری، گرین ہولی مصیبت کے درمیان امید جدید اور خوشی کی علامت ہے۔ اسی طرح فروزن اسکائی ریپریزینٹ دا کولڈنس آف ہیومن انگریٹیٹیوڈ، منجمد آسمان انسانی ناشکری کی سردی کے وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اسی طرح جو واٹرز ہیں ریپریزینٹ ایموشنز اینڈ ریلیشن شپس، جذبات اور رشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ جو واٹرز ہیں۔
इसके बाद जो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन का एक ही है, व्हाट इज़ फीलिंग। आंसर ये जो फ्रेब को कहते हैं ना, वैसे फीलिंग मीन्स pretending or simulating emotions, intentions or actions often to deceive or manipulate others। धोखाधड़ी का मतलब जैसे ना फीलिंग जज्बात, इरादों या अमाल का दिखावा या नकल करना, अक्सर दूसरों को धोखा देना या जोड़ तोड़ करना। रीडिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन हैं उसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन एज टू वाई डज द पोइट अर्ज द विंड टू ब्लो। इसकी वजाहत करें कि शायर हवा को चलने की तलकीन क्यों करता है। द पोइट अर्ज द विंटर विंड टू ब्लो एज अ वे टू एक्सप्रेस दैट डिस्पाइट इट्स हार्शनेस इट इज़ नॉट अ क्रूल और अनकाइंड एज ह्यूमन इनग्रैटिट्यूड। शायर मौसम की हवा को इस बात के इजहार के तौर पर चलाने की ताकीद करता है कि इसकी सख्ती के बावजूद ये इंसानी नाशुक्री की तरह जालमाना या बेरहम नहीं है। The poet uses actions of the wind blowing to symbolize natural forces which while physically harsh are less painful than the emotional pain caused by ungrateful people। तो यहाँ पे शायर हवा के चलने के अमल को कुदरती क़ुव्वतों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है जो कि जिस्मानी तौर पर सख्त होने के बावजूद नाशुक्रे लोगों के जज्बाती दर्द से कम तकलीफ होती है। सेकंड जो क्वेश्चन है कमेंट ऑन द मूड ऑफ द पोइट व्हेन ही सेज हे हो सिंग हे हो ऑन टू द ग्रीन हॉली। शायर के मिजाज पर तबसरा करें जब वो ये गाना जो है ना हे हो ग्रीन हॉली तक इसको वो सिंग कर रहा है। तो इसका आंसर व्हेन द पोइट से हे हो सिंग हे हो ऑन टू द ग्रीन हॉली द मूड अपीयर्स आयरॉनिक एंड समवट विमशियल। तो जब शायर कहते हैं ना हे हो गाओ तो इसका जो मिजाज है ना वो कुछ सिंकी दिखाई देता है, आयरॉनिक। और डिस्पाइट डिस्कसिंग द सीरियस थीम्स ऑफ डिसीट in friendship and folly in love, the poet adopts a seemingly cheerful tone, suggesting a coping mechanism or a resigned attitude toward the imperfections of human relationship। तो यहाँ पे वो दोस्ती में धोखाधड़ी और मोहब्बत में हमाकत की संजीदा मौज़ूआत पर बहस करने के बावजूद शायर बज़ाहिर खुशगवार लहजा अपनाता है जिससे निमटने का तरीक़ाकार या इंसानी रिश्तों की खामियों के बारे में मुस्ताफ़ी रवैया तजवीज़ किया जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हॉली एंड हाउ डज़ इट रिलेट टू द पोइम। ग्रीन हॉली की क्या अहमियत है और इसका नज़म से क्या ताल्लुक़ है। आंसर जो है ग्रीन हॉली ऑफन एसोसिएटेड विद क्रिसमस एंड इंड्योरिंग लाइफ थ्रू विंटर सिम्बोलाइजेस रेजिलियंस एंड फेस्टिविटी इन द फेस ऑफ हार्श कंडीशन। ग्रीन हॉली जो है जो अक्सर क्रिसमस से मुंसलिक होती है और सर्दियों में पायदार ज़िंदगी गुजारती है, सख्त हालात में लचक और त्यौहार की अलामत है। तो इन द पोइम इट रिप्रेजेंट्स एन इंड्योरिंग वाइब्रेंट स्पिरिट amidst the deceit and insincerity found in human relationships। तो नज़म में ये इंसानी रिश्तों में पाए जाने फरेब वाले फरेब और बेइज्जती के दरमियान एक पायदार मुतहरिक रूह की नुमाइंदगी करता है और इट ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट to the theme of betrayal and suggests a form of celebration or defense against human follies। यहाँ पे ना ये धोखाधड़ी के मौजू के बरक्स पेश करता है और इंसानी हकूमतों के ख़िलाफ़ जश्न मनाने या इनराफ़ की एक शक्ल तजवीज़ करता है। क्वेश्चन 4 जो है गिव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई डज द पोइट रिगार्डेड दिस विंड्स टूथ नॉट सो कीन एंड एक्सप्लेन what does the poem suggest about the harshness of nature compared to the pain of human relationship। अपनी समझ से आगाह करें कि शायर हवा के दांतों को क्यों नहीं मानता और ये बताता है कि ये नज़म इंसानी रिश्तों के दर्द के मुकाबले फितरत की सख्ती के बारे में क्या बताती है। तो इसका आंसर जो है द पोइट रिगार्ड्स द wind's tooth as not so keen, implying that the physical pain or discomfort caused by the cold wind is less severe than the emotional pain caused by human actions such as ingratitude or betrayal। शायर हवा के दांत को इस कदर शदीद नहीं समझता। इसका मतलब है कि ठंडी हवा से होने वाली जिस्मानी तकलीफ़ या जो तकलीफ़ इंसानी अमाल से जैसे नाशुक्री या ख़यानत की वजह से होती हैं वो जज्बाती दर्द से कम शदीद होती हैं।
The poem suggests that while nature can be harsh and uncomfortable, it is straightforward and less harmful than the emotional and psychological pain inflicted by people, which is deeper and more cutting. नज़म से ये पता चलता है कि अगरचे फितरत सख्त और गैर आरामदेह हो सकती है, लेकिन ये लोगों के जज्बाती और नफसियाती दर्द के मुकाबले में सीधी और कम नुकसानदेह, जो कि ज़्यादा गहरा और कटने वाला है. क्वेश्चन 5 जो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैप इन द सेकंड स्टैंजा, दूसरे जो बंद में ना लफ्ज़ वर्ब के मानी बयान करने, उसमें आंसर जो है इन द सेकंड स्टैंजा वर्ब रेफर्स टू द इफेक्ट on the cold which causes water to freeze and distort, possibly altering its nature state. This metaphorically parallel how human coldness and neglect can distort and damage relationships. ये जो दूसरा बंद है इसमें रैप या वार्प का जो वर्ड है मुराद सर्दी का असर है, जिसकी वजह से पानी जम जाता है और मुमकिन तौर पर अपनी फितरी हालत को बदल कर मस कर देता है. ये इस्तारा है यहाँ पे ना मेटाफोर, और उसके मुतवाल यानी उसके तौर पे इस्तेमाल हुआ कि किस तरह इंसानी सर्द मोहरी और गफलत रिश्तों को बिगाड़ कर नुकसान पहुंचा सकती है. 6 जो क्वेश्चन है द स्पीकर्स ट्रेजिक मूड इज़ डिस्कस्ड इन द पोइम, उसका जो अलमनाक मिजाज है ना स्पीकर का, उसको उस पर डिस्कशन करनी है और तफसील बयान करनी है थोड़ी उसके बारे में. द स्पीकर्स मूड इन द पोइम इज़ ट्रेजिक एज it reflects on the deep and painful disappointment found in the human interactions. नज़म में मुकर्रर का जो मिजाज अलमनाक है क्योंकि ये इंसानी तामुलात में पाई जाने वाली गहरी और दर्दनाक माशूज़ी की अक्कासी करता है. The comparison of natural harshness with human cruelty highlights a sense of betrayal and disillusionment with people, suggesting that the speaker has suffered emotional wounds from these experiences, leading to a sorrowful and reflective mood. तो यहाँ पे इंसानी जुल्म के साथ जो कुदरती सख्ती का मुवाजना लोगों के साथ धोखा दही और मायूसी के एहसास को उजागर करता है. ये बताता है कि बोलने वाले को इन तजर्बात से जज्बाती जख्म आए, जिसकी वजह से एक गमगीन और अक्कास जो मूड है ना वो शोर है. कमेंट ऑन द लाइन मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीलिंग मोस्ट लविंग मैरी फॉली. लाइन पर तबसरा करना ये वाली जो है. This line suggests that the poet views most friendships are insincere and most forms of love as foolish. ये सतर बताती है ना कि शायर ज़्यादातर दोस्ती को गैर मुखलिस और मोहब्बत की ज़्यादातर शक्लों को अहमकाना ख्याल करता है. It reflects the cynical view of human relationships where friendships are often or pretentious and love is considered impractical or irrational. तो यहाँ पे इंसानी रिश्तों के बारे में एक मज़मूम नज़रिया की अक्कासी करता है जहाँ दोस्तियाँ अक्सर दिखावे की होती हैं और मोहब्बत को नाकाबिल अमल या गैर माकूल समझा जाता है. दिस लाइन इनकैप्सुलेट्स द थीम ऑफ disillusionment with societal norms about relationships, expressing or skepticism about the authenticity and value of these emotional bonds. ये सदर रिश्तों के बारे में माशरती असूलों से मायूसी के मौजू को समेटती है और इन जज्बाती बंधनों की सदाकत और कदर के बारे में शकूक का इजहार करती है. नेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, ये जो फर्स्ट है बिकॉज द आर्ट नॉट सीन टू whom द पोइट एड्रेसेस इन दिस लाइन. तो इसमें पोइट जो है वो विंटर विंड को एड्रेस कर रहा है, तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा. सेकंड जो है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ मोस्ट बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, इसका जो ए है ना वही मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीलिंग मोस्ट लव मैरिली फॉली, इसका ए वाला जो है ऑप्शन होगा. तो थर्ड जो है व्हाट इज़ अनकाइंड देन द विंटर विंड, तो इसका भी जो फर्स्ट वाला है ना मैंस इनग्रैटिट्यूड. यहाँ पे भी जो इसका ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो क्वेश्चन है इसके बारे में ये कुछ डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, लेकिन इनको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके दोबारा से रिवीजन के तौर पे इंक्लूड किया है इस लेक्चर में. फिगर ऑफ स्पीच जो हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच इन्हेंस रीडर एक्सपीरियंस बाय कन्वेइंग मीनिंग एंड क्रिएटिंग विविड इमेजरी. तो इसमें जो टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें मेटाफोर है पहले, इम्प्लाइड कंपैरिजन, जैसे वो शी इज़ द मैन ऑफ
हाउस। तो यहाँ पे ना ये शी और मैन जो हैं, जैसे ये औरत को दिखाया गया है कि जैसे वो मैन है, यानी वही उसका ख्याल रखने वाली है घर का। इसी तरह जो एसोनेंस है, रिपीटिंग वोवल साउंड्स, इसमें हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। और जो अपस्ट्रोफ है, कॉलिंग समवन समथिंग फ्रॉम अफार और इंडिकेटिंग पोसेशन ओमिशन, जैसे जॉन्स बुक, जैसे उसमें बताया गया है कि जॉन की जो किताब है यानी उसकी पोसेशन है, उसकी मलकियत है ये। एलिट्रेशन, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे पीटर पिकर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, जिसमें ना ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो रिपीट होती हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स का भी आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया होगा कि वावल के अदर जो बाकी बचते हैं ना वर्ड वावल के अलावा, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो उनकी जो साउंड्स हैं वो सारी रिपीट हो रही होती हैं अलिट्रेशन में। इसी तरह कॉन्सोनेंट्स जो है, रिपीटिंग कॉन्स्टेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड में जैसे ये फ्रीज फ्रीज, दो, बिटर। इसी तरह सिक्स जो है, और इंजेममेंट, कंटिन्यूइंग थॉट टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन। और सेवन्थ पे जो नेक्स्ट है, इमेजरी, अपीलिंग टू रीडर्स ना, जैसे सेंसेस होती है ना, ब्लो ब्लो, डो, विंटर विंड, इस तरह। एट्थ पे जो है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम इंसानी खूबियाँ दूसरी चीज़ों को दे रहे होते हैं। जैसे उसने कहा ना, द टूथ इज़ नॉट सो कीन, जैसे उसके मतलब दांत नहीं है हवा के, हालांकि ये खूबी तो इंसानों की है। इसको पर्सोनिफाई किया गया है इसमें। जो नाइन्थ नंबर पे है सिमिली, तो इसमें कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, जैसे ये कह रहे हैं, दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रैटिट्यूड। और यहाँ पे नेक्स्ट में जो पंचुएशन का क्वेश्चन है, पंचुएट द गिवन लाइंस, दो लाइंस हैं, इनकी पंचुएशन करनी है। यहाँ पे हे हो, सिंग हे हो, ये लाइन की नीचे पंचुएशन कर दी गई है, ये हाइफन्स और कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप से। नेक्स्ट वाली जो लाइन है, मोस्ट फ्रेंडशिप, उसको भी पंचुएट कर दिया गया है, आप रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट में यूज़ द फ्रेज ऑफ वर्ब्स इन गिवन सेंटेंसेस, लुक ओवर बिफोर सबमिटिंग योर रिपोर्ट, प्लीज़ लुक ओवर द फिगर्स टू इंश्योर देयर आर नो एरर्स। इसी तरह लुक अप जो है, whenever I come across a new word, I look it up in the dictionary to understand its meaning. Make up, after the argument, both parties decide to make up and move forward amicably. To mix up, I always mix up the birthdays of my two best friends since they are only a few days apart. Put off, he decided to put off the meeting until next week due to some unexpected circumstances. और लास्ट में put up जो है, they put up a tent in the backyard to enjoy a night of camping at home. यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है इस पोइम से रिलेटेड, जो कि 30 नंबर यूनिट है। उम्मीद है ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई नोट्स ज़रूरत हैं, तो इस बुक की जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगी आसानी से मज़ीद वीडियोस इस बुक से रिलेटेड जो न्यू बुक है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।